नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। पहले डालते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। अजमेर जिला बार एसोसिएशन चुनाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे अधिवक्ताओं की मेहनत रंग लाई। बार एसोसिएशन ने चुनाव की घोषणा कर दी। अब पूरे प्रदेश में बार एसोसिएशन के चुनाव एक साथ होंगे। अजमेर में चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं होने के कारण विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं द्वारा भूख हड़ताल पर बैठकर विरोध जताया जा रहा था। आज अधिवक्ताओं ने अनशन समाप्त कर अपनी जीत का जश्न मनाया। आज हमारे जनरल हाउस हुआ। जनरल हाउस में सभी वकीलों ने अपनी भावना के अनुरूप केवल मात्र चुनाव कराना ही एक उद्देश्य रहा और उस उद्देश्य के तहत चुनाव किया गया और चुनाव की घोषणा कर दी है। 13 दिसंबर दूसरे शुक्रवार को चुनाव है और सभी वकील एक मत होकर के इस मेरी जो मांग थी उस मांग की पूर्ति करी है। मैं सभी वकीलों का बार का सबका धन्यवाद देता हूं और ये बहुत खुशी की बात है कि आज मेरी मांग पूरी होने से आज विक्ट्री हुई है। आप हड़ताल पर बैठे थे, क्या मांगे थी आपकी? मेरी मांग एक ही थी कि चुनाव की घोषणा की जाए। सर, आज किसके तरह से आमरण अनशन तुड़वाया गया? हाँ, अभी तक था। अभी मेरे को जो है मेरा आमरण तुड़वा दिया गया है और अब मैं पूरी तरह से। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र खेतावत, पूर्व सचिव जिला बार एसोसिएशन अजमेर। देखिए, आज लॉ कमेटी द्वारा जनरल हाउस कॉल किया गया था। लॉ कमेटी और सभी अधिवक्ताओं की जन भावना ये थी कि चुनाव होने चाहिए और समय पे होने चाहिए। इसी बात को लेकर मेरे द्वारा आज जनरल हाउस शुरू होते ही सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दिया गया। उसके पश्चात हमारे अध्यक्ष साहब आए और अध्यक्ष साहब ने चुनाव की घोषणा की। उसके पश्चात हमारे जो साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जितेंद्र जी खेतावत द्वारा चुनाव को लेकर जो भूख हड़ताल की जा रही थी उसको आज हमने जल पिलाकर उनका भूख हड़ताल का प्रण तोड़वाया है और हम चुनाव की सहमति दे चुके हैं और 1-2 दिन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी जाएगी। बार की एकता अखंडता बनी रहे और बार में सब में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। इसी को देखते हुए सभी बार के सदस्य एकजुट हैं और आगे की कार्रवाई 1-2 दिन में आपको बता देंगे। राजेश यादव, सचिव। टोंक जिले के समरावता गांव के नागरिकों के साथ 13 नवंबर की रात के समय पुलिस द्वारा की गई बर्बरता और ज्यादतियों के विरोध में मीणा समाज ने आज कलेक्ट्रेट अजमेर में एकत्रित होकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। मीणा समाज ने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस द्वारा ग्रामीणों के साथ किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार की न्यायिक जांच की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने इसे गंभीर अत्याचार बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। आज मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर की संस्था की तरफ से ज्ञापन देने के लिए आए हैं और 13 नवंबर को उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में समरावता गांव में जो घटना हुई थी उसके विरोध में जो गांव वालों के साथ में बर्बरता के साथ जो व्यवहार किया गया पुलिस द्वारा, उसके न्यायिक जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय से मिले थे और हमारी संस्था इस विषय पर बहुत ज़्यादा गहनता से ध्यान करके इस पर सोच किया है कि ये बहुत दुखद घटना है। आज़ाद भारत के अंदर इस तरह पुलिस के द्वारा गांव वालों को, निहत्थे लोगों को रात के अंदर खदेड़ कर मारना, अश्रु गैस के गोले चलाना, जैसा कि जलियांवाला बाग जैसा कांड किया है। प्रशासन को देखना चाहिए था कि गांव वालों की क्या डिमांड थी। उस दिन समरावता गाँव के लोगों ने सामूहिक रूप से वोट नहीं डालने का बहिष्कार किया हुआ था। क्यों कि वो देवली उपखंड उनका दूर पड़ता है। वो उनियारा उपखंड में अपने गांव के एरिए को समावित करने के लिए जिला कलेक्टर से मांग कर रखी थी, लेकिन उसको वहां पर जो एसडीएम महोदय जी लगे हुए थे उन्होंने उनको समझाने के बजाय गांव वालों की मांग को समझा के वोट डलवाना चाहिए था। उनकी मांग को मंजूर कराना चाहिए था, नहीं कि वो वहां जाके अंदर वोटिंग कराने के अंदर लगे हुए थे। इसके विरोध में वहाँ का जो हमारा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा था, उन्होंने उनसे वहाँ के एसडीएम साहब से ताकझोंक हुई और आपस में उनके झगड़ा हुआ और वो कांड नहीं होता। अगर प्रशासन में समझदारी होती तो वो कांड नहीं होता। फिर दूसरा कांड ये हुआ कि पुलिस वालों को रात को उसी दिन उनको अरेस्ट करना जरूरी नहीं था। नरेश मीणा को गांव का उस दिन सामूहिक रूप से वो एकत्रित थे और एक साथ रहने के बाद उस समय वो घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। ये तो पुलिस को देखना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं है कि भाई आज अगर खदेड़ेंगे तो ये गांव वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे। वही हुआ, जबकि उसको 2 दिन बाद अरेस्ट करते। जब गांव वाले हट जाते, भीड़ हट जाती, भीड़ नहीं होती तो ये घटना नहीं होती। और पूरे राजस्थान के अंदर सरकार की करकरी हुई है। बहुत नीचा देखना पड़ रहा। पूरे
राजस्थान के लोगों ने विरोध किया है, सभी समाज के लोगों ने, नहीं कि कोई मीणा समाज ने किया। और बहुत सारे लोगों पर केस बनाया गया, झूठा केस है, 50-60 लोग ग्रामीण को जो है ना अरेस्ट किया हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि न्यायिक जांच कराए और निर्दोषों को छोड़ा जाए। और जो नुकसान हुआ है, माल गांव के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी गाड़ियां जला दी गई है, उनके घरों के दरवाजे तोड़ दिए गए, कांच तोड़ दिए गए हैं, उनके घरों के अंदर जाके लोगों को गाली गलौज करके पुलिस वालों ने मारपीट किया, औरतों के डंडे मारे गए। ऐसा कभी होता है? और वो कौन से दोष किया भाई? कितनी शर्मसार बात है। तो ये हमारा संगठन इसमें बहुत बड़ा नाराज है। इस मामले से सरकार से मांग करता है कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और हमारे को इस पे न्याय दिलाया जाए। जो लोग दोषी नहीं है उनको छोड़ा जाए। मेरा नाम रामनाथ मीणा, अध्यक्ष मीणा विकास एवं शोध संस्थान अजमेर। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने अजमेर प्रवास के दौरान भाजपा सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर कड़ी आलोचना की। होटल खादिम का नाम बदलने पर राठौर ने भाजपा पर आरोप लगाया कि सरकार ने अजमेर वासियों की भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस नाम परिवर्तन को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह कदम केवल झूठी वाहवाही लूटने के लिए था, जबकि वास्तविक विकास कार्यों की आवश्यकता थी। राठौर ने राजस्थान के आगामी उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा साहब कि अजमेर जो जिला है, अजमेर शहर है, इस सरकार का यानी भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बने करीब 1 साल पूरा होने को आया है। 1 साल का हिसाब किताब सरकार को देना चाहिए, लेखा जोखा देना चाहिए जनता को। जिस उत्साह से, जिस विश्वास से इस सरकार को समर्थन दिया राजस्थान की जनता ने, और ख़ास तौर से अजमेर की जनता में, तो अजमेर ज़िले में जो केकड़ी और ब्यावर बाद में ज़िला बना, अगर संयुक्त जिला कहा जाए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के मात्र 1 विधायक जीते किशनगढ़ से, बाकी 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी से ही जीते। तो उन पे जनता ने भरोसा किया, ये सोच के किया कि भाई अजमेर ज़िले में पानी की सबसे बड़ी यहाँ किल्लत रही। और जब से सरकार ये बनी है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी मंत्री जी हों और चाहे सारे जनप्रतिनिधियों ने एक बात कही कि हम अजमेर की पानी की जो पीने की समस्या है उसका समाधान करेंगे। ये जान के हमें बहुत दुख हो रहा है कि 1 साल होने को आया, अभी तक बातें खूब हुई हैं, लेकिन पीने की पानी की समस्या का स्थायी समाधान का कोई रोड मैप अभी तक जनता को नहीं दिखाया आपके माध्यम से, या अभी तक कोई उनका क्लियरिटी नहीं आई कि ये पानी का स्थायी समाधान इस तरीके से होगा। हम चाहते हैं कि ये अजमेर की भीषणतम समस्या है और इसको एड्रेस इनको करना चाहिए। दूसरी, यहाँ सड़कों की जो स्थिति बनी हुई है आपको पता है, यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए। डबल इंजन की सरकार ये कह के वोट लिया, और अजमेर में तो डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन है यहाँ तो, कि भारत सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद है, वो मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन में बैठे हैं, मंत्री भी हैं, और मंत्री का दर्जा प्राप्त भी अजमेर ज़िले के जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो लोग बैठे हैं। नगर निगम भी जो बोर्ड है वो बीजेपी का है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अजमेर में जो डेवलपमेंट है सिटी का, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है, और सड़कें बहुत बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई। बरसात इतनी आई, बरसात अब गए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन कोई बरसात के बाद तत्काल सड़कें बनना चाहिए वो नहीं बनी। बयान आए दिन आ रहे हैं, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम भी हैं, उनके बयान भी आते हैं, यहाँ के मंत्री जी के बयान भी आते हैं, लेकिन असल में ज़मीन पे कुछ नहीं उतर रहा है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये कह रहे हैं कि अब 1 साल हो गया है, इसका भी आपको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यहाँ की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी सरकार के टाइम में हुआ था, मेडिकल कॉलेज है, जेल एंड अस्पताल है, दोनों की जो हालत है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। अस्पताल बरसात के टाइम में क्या हालत हो जाती है अस्पताल की, और मरीजों की क्या परिस्थितियों से मरीज गुजरते हैं, लेकिन उसका भी अभी तक कोई इन्होंने स्थायी समाधान या कोई उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए कोई उपाय नहीं की। कहने का मतलब है कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातें की गई, या अजमेर में बड़े होर्डिंग स्लोगन लगे कि कानून व्यवस्था, उस वक्त जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब जी के शासन में बड़ी कानून व्यवस्था की बातें हुई, और अब 1 साल होने को आया, आप देख रहे हो आए दिन कानून व्यवस्था के समाचार, कभी एसडीएम के थप्पड़ लग रहा है,
तो कभी किसी को फिरौती के रूप में थ्रेट हो रही है, बच्चों के साथ में छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। किशनगढ़ के एक व्यापारी को वो उसकी मिली हुई है, एक तरह से चैलेंज मिला हुआ है, धमकी मिली हुई है। ऐसे ही बहुत से व्यापारी अजमेर में, जयपुर में, यानी कानून व्यवस्था एकदम यहाँ की लचर है, एकदम फेल्योर है। तो कानून व्यवस्था पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो रोज़गार की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें किए थे कि हमारी सरकार आएगी रोज़गार के लिए। यहाँ के अजमेर के आप सब जानते हो, अजमेर की जो बेरोज़गार है, भर्तियाँ कितनी, 1 साल हो गया कोई भर्ती नाम की चीज़ यहाँ कोई गिनी चुनी। हमारे सरकार के टाइम में जो भर्ती प्रोसेस में थी वो भर्तियाँ थोड़ी बहुत निकली है, वो भी लाख से ज़्यादा पद, हमारे 1.5 लाख से ज़्यादा पद उस वक्त हम छोड़ के गए थे, वो भी इन्होंने पूरे नहीं भरे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर मोर्चे पे सरकार विफल है। हम उन सरकार से मांग कर रहे हैं कि अपना जो विजन है, अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो वो जनता के सामने जरूर करना चाहिए। अभी राइजिंग राजस्थान की बातें हो रही है, करोड़ों के अरबों के MOU साइन हो रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं उतर रहा है और धरातल पे कुछ नहीं उतरना, ऐसा हमें जानकारी मिली है। सबसे बड़ी बात भी आपने देखा ही होगा कि RTDC की जो होटल है, जो यहाँ के बिल्कुल पास में है, सामने है, और राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1979 में बन गया था, 1979 में। और पहली चेयरमैन जयपुर की जो राजमाता थी गायत्री देवी जी, उसकी चेयरमैन रही। 94 में महाराजा गद सिंह जी इसके चेयरमैन रहे। और उसी कड़ी में मुझे भी अशोक गहलोत जी की सरकार में RTDC का चेयरमैन के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला। अपने आप में राजस्थान में बहुत बड़ा निगम है, बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है। और हमने 2 साल में, जो मेरा कार्यकाल रहा करीब 2 साल का, उसमें क्या क्या काम हुए वो आपके सामने है। खादिम होटल की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी, कोई रुकने के लिए उसमें गेस्ट भी आते थे, भवन जर्जर हो गया था। हमने राजस्थान में उन होटलों को जो हेरिटेज प्रॉपर्टी थी या जिनको करना ज़रूरी था टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के हिसाब से, आप देख रहे हो आज खादिम RTDC की जो होटल है अजमेर वाली, कितने भव्य भवन बन के खूबसूरत बन के तैयार। अब उसमें यानी 3 स्टार कैटेगरी की वो होटल बन चुकी है। पुष्कर में आप जाओगे तो सरोवर की जो होटल है उसकी भी स्थिति बिल्कुल जर्जर थी। वो कोई ज़माने में आज़ादी से। आज शहर में यातायात पुलिस की मौजूदगी में NCC कैडेट्स ने ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का अभ्यास किया। इस दौरान कैडेट्स को यातायात प्रबंधन की बारीकियों और नियमों की जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि NCC कैडेट्स को ट्रैफिक व्यवस्था में शामिल करने का उद्देश्य उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता के लिए तैयार करना है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इन प्रशिक्षित कैडेट्स का सहयोग लिया जा सकता है। यातायात पुलिस अजमेर द्वारा एक पहल की गई है जिसके अंदर हम NCC स्काउट्स की मदद से रोड्स पे ट्रैफिक मैनेजमेंट करना उनको सिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम उन्हें सेंसिटाइज भी कर रहे हैं कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं, उनको क्यों पालना करनी चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा होता है। तो इससे एक उनमें सेंसिटिविटी बढ़ेगी, उनको पता चलेगा, वो अपने परिवार को बताएंगे, जाके अपने घर पे बताएंगे। तो इससे हमारा एक ट्रैफिक सेंस सुधरेगा। दूसरा फ़ायदा हमें ये भी होगा, इससे हमारा एक डाटाबेस तैयार हो रहा है, इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भविष्य में अगर हमें कभी आवश्यकता होती है किसी ट्रैफिक मैनेजमेंट की या फिर किसी महिला मैनेजमेंट की, तो वहाँ पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। सर आज कौन सा दिन है और कब तक ये अभियान चलेगा? आज तीसरा दिन है और हमने 1 वीक के लिए अभियान चलाया है और इसको 1 वीक पे चला के मंडे को हम इनको जो सर्टिफिकेट वितरण और इसका प्रोग्राम रखेंगे और उस दिन हम कंक्लूड करेंगे। आज किस जगह इनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी? आज मकरौली तिराहे पे इनको ट्रेनिंग। नला बाजार स्थित प्राचीन दक्षिण मुखी बालाजी मंदिर में 35वें अंकुट महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। 5100 किलो फल फ्रूट और सब्जियों से तैयार प्रसाद को आरती के बाद श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। अंकुट महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। दक्षिण मुखी बालाजी सेवा समिति के सदस्यों ने जानकारी दी कि यह आयोजन पिछले 35 वर्षों से निरंतर हो रहा है। ये बालाजी सेवा समिति द्वारा विगत 30-35 वर्षों से ये प्रोग्राम हो रहा है और इसमें पहले महाआरती का प्रोग्राम हुआ, उसके बाद में अन्नकूट प्रसाद वितरित किया गया। इसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये कम से कम 35 साल से लेकर 40 साल तक से पुराना प्रोग्राम है। इसमें 5100 किलो अन्नकूट का प्रसाद का भोग लगाया जाता है, फिर वितरित किया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शर्मा, बालाजी सेवा समिति अजमेर। ये श्री बालाजी प्राचीन बालाजी मंदिर नला बाजार अजमेर बालाजी सेवा समिति के तत्वाधान के अंदर
कई वर्षों से अंकुट महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। इसके अंदर सभी नई जो सब्जियां आती हैं उनका मिश्रण करके और सभी नए धान का मिश्रण करके अंकुट बनाया जाता है। और इस वर्ष 5100 किलो का अंकुट बनाया गया है और 56 भोग की झांकी सजाई गई है। इसके अंदर सभी भक्तों द्वारा सहयोग किया जाता है और प्रसाद वितरण किया गया। सुशील कंदोई, लला बाजार, बालाजी सेवा समिति अजमेर। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और केंद्रीय कर्मचारियों के नेता जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा आज अजमेर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे कर्मचारियों की सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों जैसे 8वें वेतन आयोग, पेंशन सहित कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। देखिए, नया तो जो भी होगा अब 12 दिसंबर के बाद होगा। अभी तो 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियनों के मान्यता के चुनाव हैं, जिसके लिए आज मैं अजमेर भी आया हूँ। तो मुझे तो पूरी आशा है कि पूरे देश का दौरा मैं कर रहा हूँ और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो एफिलिएटेड यूनियंस हैं उन्होंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना संघर्ष किया है कि लोगों का ये मन बना हुआ है कि इन यूनियनों को वोट देकर के जरूर विजयी बनाना। सर, एक बार फिर ओपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी साबित होता जा रहा है। मान्यता के चुनाव है, लंबे समय से आप भी संघर्षरत हैं, कल क्या है और क्या कुछ इस बार वादे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, हम लोगों ने सारी लड़ाई जो है वो ओपीएस के लिए ही लड़ी थी। लेकिन जब नेगोशिएशंस होते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ जो है वो बाधाएं रहती हैं। पुरानी पेंशन जो है वो एनडीए के ज़माने में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे उस समय आई, और बाद में मनमोहन सिंह जी ने कांग्रेस की सरकार में उसको पीएफआरडी एक्ट में तब्दील कर दिया। हम लड़ाई जो है वो 2004 से लड़ रहे हैं, 20 साल हो गए हमको लड़ते हुए। इस संघर्ष के बाद एक जो सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि हम जो है वो कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको भी हम लोगों ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, सोशल सिक्योरिटी तो आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ तक वो मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दखल देना पड़ा। हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने उनसे कहा कि जब तक आप जो ओपीएस में पेंशन मिलती थी नहीं देंगे तब तक हम कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिशें की कि 40% पे मान जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, हम लोगों ने नहीं माना। अल्टीमेटली 50% सैलरी और जो राहत, महंगाई राहत मिलती थी वो उनको देने की घोषणा करनी पड़ी। उनको 40% ओपीएस में मिलता है अभी जो है वो फैमिली पेंशन, वो 60% करना पड़ा। अभी 9000 मिलती है जो है वो ओपीएस में मिनिमम पेंशन, वो उनको 10,000 करनी पड़ी। वो कुछ नहीं देना चाहते थे रिटायरमेंट के समय में, तो उनको 1/10 2 बार करके 6 महीने की तनख्वाह अभी उन्होंने दी है। वो 35 साल करना चाहते थे कि 35 साल क्वालिफाइंग सर्विस होगी तब पेंशन मिलेगी, लेकिन ये हमारे संघर्ष का परिणाम है कि उनको 25 पे आना पड़ा। तो अभी करीब 80% से ज़्यादा जो ओपीएस में चीज़ें हैं वो हम लोगों ने हासिल कर ली हैं। जो 15-20% बची हुई हैं उनको भी हम लोग हासिल कर लेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हाथी निकल गया है, पूँछ तो एक झटके में निकल जाएगी। ये चाहे खटकोणी हो जाए, मैं एक बात जानता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, वो बहुत धमाकेदार जीत के साथ आगे आने वाली है। और मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली बार हम 16 जोन में रह गए थे, 1 जोन में रह गए थे, हम 16 जोन में थे। अब की बार हम 17 के 17 जोन में आने वाले हैं। पिछली बार हम 6 जोन में सिंगल यूनियन थे, अब की बार में हमें जो आशा है हम 10 जोन में सिंगल लाने वाले हैं। इस बार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का एक घटक तैयार किया है मजदूर संघ के नाम से, क्या मानते हैं? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में 70 साल के करीब उसने राज किया। जब मान्यता के पहले चुनाव हुए तो 9 जोन में
उनका कहीं पता नहीं था, गायब हो गए थे। सरकार वो थी, MP MLAs को कहा गया था कि इनको चुनाव में मदद करो, पैसे से भी मदद की थी कांग्रेस ने। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का असर जो है वो रेलवे में नहीं होता है। सरकार चाहे जितना दम लगा ले, उनको शायद ही कहीं बिजली विभाग से बीका छूट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज उनको कहीं भी मान्यता नहीं मिलने वाली। स्टेशन पर सवाल है। आज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन अजमेर मंडल और कारखाना की ओर से रेलवे स्टेशन पर बहुत ही विशाल आम सभा आयोजित की गई और वहाँ के कर्मचारियों की संख्या को अगर हम अंदाज़ा लगाएं, उपस्थिति को देखें, लोगों के जोश को देखें, हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को देखें तो बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी इस बार बन रही हैं। 2007 में भी हम पहले नंबर पे थे, 13 में भी पहले नंबर पे हम रहे और इस बार चुनाव में भी हम पहले नंबर पे रहने वाले हैं। हमारा मानना है कि हमारे कार्यकर्ता हर कैटेगरी के लिए हमने जो बिना किसी भेदभाव के उनके लिए कार्य किए हैं, वो सारे कार्य लेकर लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और सारे कर्मचारियों तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो फिर किसी भी तरीके की परेशानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन को आने वाली नहीं है। हम पहले भी बहुत अधिक मतों के अंतर से जीते थे और इस बार भी तैयारी हमारी पूरी है। हमारी टीम पूरे सजगता के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है और हम बहुत अच्छे अंतर से इस चुनाव को भी जीत। पुष्कर के मेला मैदान के पास खुलेआम गिनी फाउल मुर्गियों की अवैध बिक्री से तीर्थ पुरोहितों और वन्य जीव प्रेमियों में गुस्सा उत्पन्न हो गया। विक्रेताओं को तीर्थ की मर्यादा का हवाला देते हुए पुरोहितों ने जमकर फटकार लगाई और पुलिस से शिकायत की। जानकारी के अनुसार प्रयागराज से आए विक्रेताओं ने कपालेश्वर मंदिर के पास मुर्गियां बेचना शुरू कर दिया था। विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पुष्कर से खदेड़ दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अरे इधर बैठो, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राम बाबू सोनकर। हाँ, राम बाबू सोनकर। कितने टाइम से कर रहे हो ये काम? ये तो हमको 18 साल हो गया। 18 साल। कोई लाइसेंस लिया तुम्हारी सरकार? कोई लाइसेंस से देसी चीज का बनता नहीं सर। किसने नहीं दी? इसकी ट्रेनिंग ली है रखने के लिए तुम्हारे पास? इसका देसी चीज का लाइसेंस बनता ही नहीं। इसका ट्रेनिंग ली है तुमने रखने का? जो कौन सी वेरायटी है, कौन सी प्रजाति है ये? फाउल मुर्गी है। इसका लाइसेंस तो मिला होगा, कहीं ट्रेनिंग तो ली होगी, जब भी तो तुम्हारे को नाम पता चला। शुरुआती से चला जा रहा है तो कहाँ से ट्रेनिंग? राजस्थान पुलिस प्रशासन, ATS और SOG के ADG VK सिंह ने पुष्कर का दौरा किया और इजरायली धर्मस्थल खबाद हाउस की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लंबे समय से यह स्थल आतंकियों के निशानों पर रहा है। सुरक्षा को लेकर मीडिया से कोई जानकारी नहीं दी गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज।